जो लोग मजदूर हैं जो ईट भट्टी पे काम करते हैं, कोई भी मजदूरी करते हैं, उन्हें सिर्फ एक ही चीज पता होती थी कि आज अगर हम काम को जाएंगे तो कुछ 4 पैसे मिलेंगे। काम करते समय जब मैं आप जैसे बड़े लोगों को देखता था तो कहीं ना कहीं मेरे भी मन में ये सोच रहती थी कि इनकी तरह मैं कब जीऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा चादर देख के पैर फैलाना चाहिए, सीए करना किसी की बस की बात नहीं है। मैंने बहुत पढ़ाई की लेकिन फेल हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन शेख और मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र स्टेट के लातूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं आज आपके सामने मेरी सीए की सक्सेस स्टोरी को शेयर करने जा रहा हूँ। मैं एक लेबरर पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सबका एक ही काम था, ईट भट्टी पे ईट काम करना और चीकड़ से ईट बनाना। दोस्तों, उस समय में हम सब लोगों का एक ही रूटीन हुआ करता था। सवेरे 5 बजे उठो, ईट भट्टी पे जाओ, चीकड़ से ईट बनाओ और ईट बनाने के बाद 7 बजे घर पे वापस आओ, फ्रेश हो जाओ और वहाँ से फिर एक गवर्नमेंट स्कूल में मेरा दाखिला था। उस गवर्नमेंट स्कूल में मैं जाया करता था। इसी प्रकार दोस्तों हमारी ज़िंदगी कट रही थी। सवेरे उठो, काम करो और काम करके जो भी पैसे आते थे उससे हमारा गुजारा हुआ करता था। और दोस्तों, एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग मजदूर हैं जो ईट भट्टी पे काम करते हैं, कोई भी मजदूरी करते हैं, तो उनको एजुकेशन इस चीज़ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता था या फिर बाहर क्या चल रहा है इन चीज़ों से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पता होती थी कि आज अगर हम काम को जाएंगे तो कुछ 4 पैसे मिलेंगे और उससे हम लाके अपने बाल बच्चे, हमको कुछ खाने को मिलेगा और कुछ गुजारा होगा। और यही कंडीशन दोस्तों मेरी भी उस समय थी। जब भी हमारा कुछ मीठा खाने का मन किया करता था तो हमारे ईट भट्टी के पास में एक मंदिर था, वहाँ पे हर गुरुवार को मीठा खाना सप्ताह के तौर पे मिला करता था। और तो जब भी हमारा मीठा खाने का मन करता था हम उस मंदिर में जाया करते थे। और दोस्तों, आप सबके मन में एक प्रश्न यहाँ पे उपस्थित हो रहा होगा कि ये मंदिर कैसा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि पेट के भूख का कोई मजहब नहीं होता। जब कोई भूखा आदमी होता है तो उसको मजहब, भगवान, ईश्वर, अल्लाह इनसे कोई लेना देना नहीं होता। उसे बस अपनी पेट की भूख मिटानी होती है। तो दोस्तों, फिर इसी तरह मेरी जिंदगी कट रही थी। लेकिन मेरी माँ जो है उन्हें कहीं तो इच्छा थी कि मैं बहुत पढ़ूँ, कुछ आगे बढ़ूँ। और इसीलिए एक दिन मेरे मौसी का लड़का जो है सैयद फारूक, ये मुझे मिलने उस ईट भट्टी पे आए और उन्होंने मेरी कंडीशन देखी और उन्होंने मेरे माँ से कहा कि मैं इसे ले जाऊंगा और मुझे ले जाके मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन उनके भी कंडीशन कुछ खास नहीं थी। उनका भी, मेरे भैया का भी, मेरे मौसी का भी यही काम था। वो भी ईट भट्टी पे ईट बनाने का ही काम करते थे। तो मुझे फिर वो वहाँ से लेकर आए और अपने घर पे लेके आए। जब मैं मेरे मौसी के यहाँ पे आया तो मैं 3rd स्टैंडर्ड में था। तो फिर उन्होंने मेरा दाखिला एक गवर्नमेंट स्कूल में करवाया और वहाँ पे भी मेरा डेली रूटीन वही हुआ करता था। मैं मेरे मौसी के साथ सवेरे ईट भट्टी पे जाता था, 5 बजे उठ के 7-8 बजे तक काम करता था। वहाँ से वापस आने के बाद घर पे फ्रेश होके फिर मैं स्कूल में जाया करता था। मेरा स्कूल जो है मेरे घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर था और उस समय कोई साइकिल खरीदने की मेरी हैसियत नहीं थी, इसलिए मैं रोज स्कूल को दोस्तों पैदल ही जाया करता था। तो स्कूल को पैदल जाने का जो समय होता था, इस समय में मैं मेरा गृह पाठ, होमवर्क जो भी है वो कंप्लीट किया करता था। उन दिनों में बहुत सारी ठंड पड़ा करती थी और ठंड के दिनों में जब हम चीकड़ में अपने हाथ डालते हैं, ईट बनाने के लिए कच्चे चीकड़ में हाथ डालते हैं, तो ठंड के मॉइस्चर की वजह से हाथों पे भेगाएं पड़ जाती थी और उसमें से खून बाहर आया करता था। तो उस दिनों में जब होमवर्क काम की वजह से पूरा नहीं हुआ करता था तो स्कूल के टीचर जो है तो हाथ पे लाठी से मारा करते थे। तो उस समय जब लाठी हाथ पे पड़ती थी तो उन भेगाओं से खून बाहर आता था। तो इतनी बुरी हालत थी कि मैं सीधे हाथ के बजाय उल्टे हाथ पे लाठी का और छड़ी का मार जो है लिया करता था और हाथों में से खून आने की वजह से एक तरह से खाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो दोस्तों, इस प्रकार मेरा 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड हो गया, 9th स्टैंडर्ड हो गया। तो कहीं ना कहीं काम करते समय जब मैं आप जैसे बड़े लोगों को देखता था, ईट भट्टी पे जो है वहाँ के जो ओनर है उनके कुछ बच्चे आते थे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखता था, तो कहीं ना कहीं मेरे भी मन में ये सोच रहती थी कि इनकी तरह मैं कब जीऊंगा, इनकी तरह जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लाइफ है वो मैं कैसे बिताऊंगा। ये इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, इतने अच्छे खाते हैं, इतना अच्छा गाड़ी में फिरते हैं, तो मुझे भी इनकी तरह ही रहना है। तो ये कहीं ना कहीं ड्राइविंग फोर्स जो है वो मेरे दिमाग में था। तो दोस्तों, इस तरह जिंदगी आगे निकलती गई और बारिश के दिनों में जो है तो ईट भट्टी बंद हुआ करती थी। तो जब ईट भट्टी बंद हुआ करती थी तो हमारे पास और कोई काम नहीं हुआ करता था। इस समय में फिर मैं ग्रोसरी शॉप पे काम किया करता था या फिर कंस्ट्रक्शन साइट जो होते हैं जहाँ पे बिल्डिंग बनाने का काम होता है तो वहाँ पे एज ए लेबरर मैं काम किया करता था। या फिर ट्रक और ट्रैक्टर जो होते हैं जो ईट या मट्टी ले जाने का काम करते हैं तो वहाँ पे मैं एज ए लेबरर दोस्तों
काम किया करता था। इस प्रकार जब मैं 2009 में मैं 10th स्टैंडर्ड पास हुआ तब मुझे स्कूल में 73% आए थे और मैं पूरे स्कूल में से सेकंड आया था। तो सब बोल रहे थे कि तुझे बहुत अच्छे मार्क है, बहुत अच्छे मार्क गिरे हैं, तू बहुत आगे जाएगा। तो हमारे एक रिलेटिव्स है, तो वो एक प्रोफेसर के पास मेड का काम किया करते थे। तो मैं मेरा मार्क मेमो लेके उस प्रोफेसर के पास गया, तो प्रोफेसर ने मेरा मार्क मेमो देखा और मुझसे कहा, अरे मोहसिन, तुझे तो मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स है, तुझे कॉमर्स लेना चाहिए, कॉमर्स तेरे लिए ठीक रहेगा। वो कॉमर्स लेने के लिए उन्होंने मुझे 2 रीज़न बताए। एक तो कॉमर्स के लिए तेरा मैथ्स अच्छा है, और दूसरा साइंस अगर लेगा तो उसको एक्सपेंडिचर या खर्चा बहुत होगा जो कि तेरे अफोर्डेबल नहीं है, और आर्ट्स को एज सच उस टाइम में कुछ उतनी वैल्यू नहीं थी। तो उन्होंने मुझे एक लातूर का जो टॉप का कॉलेज है, राजर्षि शाहू महाविद्यालय, शाहू कॉलेज के नाम से जिससे जाना जाता है, तो उस कॉलेज में मुझे उन्होंने रेफर किया और मैंने उस कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड के लिए कॉमर्स के लिए एडमिशन ज्वाइन कर ली। तो फिर अब जो था, तो मेरा डेली रूटीन फिर से वही था जी। मेरा कॉलेज जो था वो घर से मेरे 3-4 किलोमीटर दूर था और तब भी मेरे पास साइकिल नहीं थी, तो मैं पैदल रोज कॉलेज को जाया करता था। और उस समय कपड़े खरीदने की हैसियत नहीं थी, कॉलेज यूनिफॉर्म लेने की हैसियत नहीं थी, तो किसी ने दिए हुए पुराने कपड़े जो है, जहाँ पे प्रोफेसर के बच्चों के कपड़े हैं या ईट भट्टी मालक के बच्चों के कपड़े हैं, तो वो कपड़े मैं पहन के कॉलेज को जाया करता था। कॉलेज में जाने के बाद दोस्तों मैंने कोई दोस्त नहीं बनाए। दोस्त नहीं बनाने का एक ही रीज़न था कि जब हम दोस्त बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जब इंटरवल होगा, ब्रेक होगा, तो वो जाएंगे, चाय पानी नाश्ता करेंगे। तो वो चाय पानी नाश्ता करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, या फिर उनके लेवल का लिविंग स्टैंडर्ड मुझ पे मेरे पास नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ करता था। इसलिए मैं कभी दोस्त नहीं बनाता था और हमेशा बैक बेंच पे जाके कॉलेज में बैठा करता था। तो दोस्तों इस प्रकार मेरी 11th स्टैंडर्ड होगी, 12th स्टैंडर्ड मैं वहां से पास हो गया। 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद आगे क्या करना है ये कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई भी करियर गाइडेंस के लिए दोस्तों मेरे पास नहीं था। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया शाहू कॉलेज में, और जब मैं ग्रेजुएशन ज्वाइन करता था तो उस समय में एक बच्चों में क्रेज था कि अब बीकॉम के बाद क्या करना है। तो कौन बोलते थे कि भाई मैं सीए करूंगा, कौन बोलते थे मैं एमबीए करूंगा, कौन बोलते थे मैं सीएस करूंगा। तो इन सब बातों के सुनने के बाद कहीं ना कहीं लगता था कि हम भी इनमें से कुछ बन जाए तो अच्छा होगा। तो उस टाइम फिर मैंने सीए के पास जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते मुझे एक सीए के पास जॉब मिल गई और मेरा वहाँ पे एज ए प्यून मैंने वहाँ पे जॉब ज्वाइन की। जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में था तब मैंने वहाँ पे सीए के पास जॉब ज्वाइन की, और सीए ऑफिस में मेरा काम था क्लाइंट्स को चाय देना, पानी देना, ऑफिस की साफ सफाई करना, ये सब, यानी एज ए ऑफिस बॉय मैंने ज्वाइन की। और तब मेरी पहली तनख्वाह थी ₹750 प्रति माह, और जब मेरी तनख्वाह आई तब मैंने एक सेकेंड हैंड साइकिल उस तनख्वाह से खरीदी। आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आप करें क्या आगे। ग्रेजुएशन तो हो गया, जॉब तो कहीं बीकॉम बेसिस पे मिल नहीं रही थी। तब मैंने सोचा कि मैं जहाँ पे जॉब करता था वो जो प्रिंसिपल थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई था, उनके पास अपनी खुद की 4 व्हीलर थी, उनके पास अपना खुद का बंगला था। जब भी मैं मेरे प्रिंसिपल के साथ क्लाइंट प्लेस पे जाता था उनके बैग लेके, तो उनको बहुत सारे रिस्पेक्ट वहाँ पे क्लाइंट दिया करते थे। ऑब्वियसली पैसा भी उन्होंने बहुत सारा कमा लिया था। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं सीए क्यों ना बन जाऊँ, जब ये इतना अच्छे तरह लिविंग स्टैंडर्ड है तो सीए क्यों ना बन जाऊँ। और फिर मैंने उनसे कहा कि सर मुझे सीए करना है और मैं आगे क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा चादर देख के पैर फैलाना चाहिए, सीए करना किसी की बस की बात नहीं है, तो यहीं पे रहे, तेरी 4,500 प्रति मंथ जो तनख्वाह है उसको मैं 5,000 कर दूंगा और तू यहीं पे रहे। लेकिन मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगा और फिर मैंने वो ऑफिस ही रिजाइन कर दिया। और फिर वहाँ पे आफ्टर डायरेक्ट एंट्री स्कीम थी, डायरेक्ट एंट्री स्कीम के तहत आपको आफ्टर ग्रेजुएशन इमीडिएटली आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी थी सीए करने के लिए। तो फिर मुझे आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के लिए एक सीए फर्म चाहिए थी। तो मैंने लातूर में बहुत जगह ढूंढा, बहुत जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन बहुत जगह मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद मैंने एक जगह पे इंटरव्यू दिया, सीए सचिन शिंदे सर ने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और एक ना एक दिन तुम जरूर सीए बन जाओगे, और जब तुम सीए बनोगे तब मैं तुम्हें मेरे फर्म में एज ए पार्टनर ज्वाइन करूंगा। तो मुझे उस समय बहुत खुशी हुई और मैंने उनकी फर्म में सीए इंटर्नशिप ज्वाइन की। जब मैंने वहाँ पे सीए इंटर्नशिप ज्वाइन की तब मुझे मंथली 1,000 रुपये तनख्वाह वहाँ पे मिला करती थी।
लेकिन दोस्तों मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल था कि अब सीए करना है तो सीए रजिस्ट्रेशन के लिए 10-12 हज़ार रुपये की तब ज़रूरत थी, तो ये पैसे आएंगे कहाँ से। तो मेरे जो भाई है सैयद फारूक, उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो उन्होंने उनकी एंगेजमेंट रिंग बेचकर मुझे 10-12 हज़ार रुपये ला के दी और उन्होंने कहा कि मोहसिन ये ले पैसे और तू सीए को रजिस्ट्रेशन कर, तू एक ना एक दिन सीए जरूर बन जाएगा। तो दोस्तों वो दिन मैं आज भी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने वो जो पैसे ला के दिए थे उस पैसे से मैंने सीए रजिस्ट्रेशन किया था और बहुत ज़्यादा प्रेशर उस समय मुझ पर था, क्योंकि अगर मैं आने वाले भविष्य में अगर सीए नहीं बन पाया तो ये इतना बड़ा कर्जा जो है वो मैं कैसे चुका पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने उनकी रिंग बेचकर मुझे पैसे दिए थे। दोस्तों इस तरह फिर मैंने मेरी आईपीसीसी क्लियर कर दी, और जब भी क्लियर कर दी तो उसके बाद बहुत बड़ा सवाल था, वो था सीए फाइनल का। और दोस्तों सीए फाइनल करने के लिए वो फैसिलिटीज़ जो है सीए फाइनल की वो लातूर में नहीं हुआ करती थी, वो सीए फाइनल करने के लिए पुणे जाना पड़ता था। तो फिर वापस से मेरे जहन में बहुत बड़ा सवाल आया कि अगर पुणे जाएंगे तो फिर वहाँ पे रहने का, खाने का, मेस का, लाइब्रेरी का, ट्यूशन का, ये भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो फिर मैंने इधर उधर से जुगाड़ करके कुछ भैया के पास से पैसे लिए, कुछ सचिन सर के पास से पैसे लिए, ये करके फिर मैं पुणे गया और पुणे को मैंने वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो वहाँ पे कभी कभी मेस को देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो हम जो है एक सवेरे का टिफिन जो है वो रात में भी वही टिफिन खाया करते थे, दोपहर में वही टिफिन खाया करते थे। या फिर कभार बहुत ज़्यादा भूख लग जाती थी तो उस समय हम वड़ा पाव खा के जो है वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई किया करते थे। तो दोस्तों इस प्रकार मैं पढ़ाई करता गया। एक अटेम्प्ट हो गया दोस्तों, मैंने बहुत पढ़ाई की लेकिन फेल हो गया। उसके बाद मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दी, बहुत पढ़ाई की लेकिन फेल हो गया। तो कहीं पे बाद में वापस से मुझे खुद पे डाउट होने लगा है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना करके अभी तक आया हूँ, अगर इससे आगे नहीं गया तो बहुत बड़ी मुश्किल वहाँ पे हो सकती है। तो वहाँ पे फिर मुझे भैया ने मुझे कहा कि ये जो अटेम्प्ट है आने वाला, ये तेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इस अटेम्प्ट में तू कर नहीं पाया तो तेरे लिए ये क्लर्क का, एक प्यून का जॉब मैंने देख रखा है, तुझे वो जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक जिद थी कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं सीए बन जाऊंगा एक दिन। तो फिर मैंने वहाँ पे सोचा कि मैं मेरा 100% वहाँ पे दूंगा। 100% का मतलब क्या होता है? 100% मतलब कंटिन्यूसली पढ़ाई करना। आपकी जिंदगी का एक ना एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, वो एक ना एक सेकंड सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करना, क्योंकि 100% देने के बाद भी अगर आप पास नहीं होते हो तो फिर आप आगे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 100% के आगे आदमी की इफिशिएंसी खत्म हो जाती है, उसके आगे कुछ नहीं। तो फिर मैंने उस अटेम्प्ट में मैंने 100% मेरा दिया। तो फिर जब मैं एग्जाम दे रहा था, मेरा एक पेपर हो गया, 2 पेपर हो गए। फिर जब मेरा ऑडिट्स का पेपर था, मैं मॉर्निंग में रिक्रूट में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, तब तो मुझे कॉल आया कि भैया का कॉल आया मॉर्निंग में 6 बजे, और मुझे कहा कि तुझे कुछ पता चला का? तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि तेरे दादी एक्सपायर हो गए और उनकी डेथ हो गई। तो ये सुन के मैं शॉक हो गया कि बाबा दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उस समय बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह मेरे सामने था कि आप क्या करना चाहिए, या मातम मनाऊं या फिर एग्जाम को जाऊं, कोई भी एक डिसीजन मुझे लेना था। तो दोस्तों उस समय मैंने फिर सोचा कि नहीं, अगर मैं आज अगर मातम मनाते बैठा तो जिंदगी भर मुझे फिर मातम मनाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मेरी दादी की भी बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ा बनूं, सीए बन जाऊं, कुछ तो जिंदगी में करूं, और शायद ये उन्हीं की मर्जी थी, इसलिए मैं फिर वहाँ पे पढ़ाई करने लगा। और फ्यूनरल के उनको दफनाने के सिर्फ 10 मिनट पहले मैं कब्रिस्तान गया, उनका लास्ट बार एक बार चेहरा देखा, और फिर वहाँ से मैं वापस आया और सीधे एग्जामिनेशन सेंटर गया और वहाँ पे मैंने ऑडिट का पेपर दिया। और ऐसे आने के बाद मैंने पूरे पेपर दिए, रिजल्ट आया और मैं फाइनली वहाँ पे पास हो गया। और जिस सब्जेक्ट में ऑडिट में मुझे सब में ज़्यादा मार्क्स आए और उसमें मैंने एग्जामिनेशन क्लियर किया। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने यहाँ पे सीए क्लियर किया। और दोस्तों आखिरी में एक बात मैं याद दिला दूँ, जिस प्रकार सचिन सर ने मुझे कमिटमेंट की थी कि आफ्टर सीए तुम मेरे फर्म में पार्टनर बनोगे, तो आज मैं उनके फर्म में एज ए पार्टनर काम करता हूँ। याद रखिए, आप अगर पैसों से गरीब है तो एक ना एक दिन आप अमीर बन जाओगे, लेकिन आप अगर दिमाग से गरीब हो तो आप जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।